क्या आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कि जब अ, किसी भी घर के लड़के जब 12th पास कर लेते हैं तो लड़कों को क्या किया जाता है कि पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया जाता है। अगर लड़के चाहें तो वो पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन लड़कियों में ऐसा होता है कि ज्यादातर लड़कियों को उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजा नहीं जाता है। ठीक है। क्योंकि माता पिता को थोड़ा सा डर भी लगा होता है कि लड़की जात है, पता नहीं वहां पे क्या हो जाए उसके साथ। लेकिन लड़की भी एक प्रकार की इंसान है, उसको भी सारी स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। तो आज हम क्या करेंगे कि एक हमारा जरूरी जो तथ्य है, जो टॉपिक है, जो इसमें उठाना चाहिए और सभी महिलाओं को उसके बारे में जानना चाहिए, उस पर हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो वो हमारा चर्चा का विषय क्या रहेगा, नारी सशक्तिकरण। हम नारी सशक्तिकरण के बारे में अब चर्चा करने जा रहे हैं और एक एक करके यहाँ पे हमारे सारे विद्यार्थी हैं और इनसे हम क्या करेंगे, इनको कहा गया था कि इस पर थोड़ा सा तैयारी करके आइए ताकि जो नारी या फिर महिला या फिर लड़कियों का जो अधिकार है वो उनको दिया, मतलब वो अपने अधिकार को पा सकें और उसके लिए वो आवाज उठा सकें। तो आज हम चलते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जागरूकता फैलाने का हम प्रयास करेंगे और यहाँ से इनसे जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो आओ एक एक करके हम इनसे मतलब बात करें इसके बारे में कि ये क्या जानते हैं नारी सशक्तिकरण के बारे में। तो हम शुरुआत आओ कर लेते हैं। तो आप बताइए, आप नारी सशक्तिकरण के बारे में क्या जानती हैं? पहले ये बताइए कि नारी सशक्तिकरण क्या होता है और इसे जानना क्यों जरूरी है, आपको जो पता है वो बताइए। नारी सशक्तिकरण का अर्थ होता है मतलब महिलाओं को उनके आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाना ताकि वे स्वयं के फैसले ले सकें और दूसरों पर निर्भर ना रहें। प्राचीन काल से ही महिलाओं के ऊपर आए आए दिन कोई ना कोई अत्याचार शोषण हो रहा है। इसका प्रमुख वजह यह है कि महिलाओं को उस क्षेत्र में सशक्तिकरण बहुत ही कम हुआ है। अच्छा, क्या महिलाओं का शोषण जो किया जा रहा है प्राचीन काल से, क्या उसमें मतलब इसका कारण कौन है? कौन कारण है कि महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया गया या फिर किसके वजह से हो सका? मतलब महिलाएं के प्रति बहुत सारी कुप्रथाएं थी, कुप्रथाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया? पुरुषों के द्वारा। पुरुषों के द्वारा किया गया। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि और दूसरों से बात करना चाहते हैं कि उनके बारे में इसका क्या विचार है। तो हम इधर आ जाओ। तो आप बताइए कि आपको भी दिया गया था, आप महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या जानती हैं, कुछ अलग बताइए। अपनी निजी स्वतंत्रता और स्वयं के फैसले लेने के लिए महिलाओं को अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण है। तो क्या महिलाएं अपना मतलब खुद फैसले नहीं ले सकती हैं या नहीं लेती हैं? हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारी जगहों पे क्या हो रहा है कि लड़कियां या फिर महिलाएं अपनी निजी स्वतंत्रता उनके पास नहीं है या फिर वो खुद के फैसले नहीं ले सकते हैं। अगर उनका विवाह नहीं हुआ है तो वो किसके फैसले पर निर्भर हैं? वो अपने पिता के फैसले पर निर्भर हैं। लेकिन जब उनका विवाह हो जाता है तो वो अपने पति के फैसले पर निर्भर हो जाती हैं। तो इस विषय के बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रत्येक इंसान एक स्वतंत्र होना चाहिए, उसका अपना स्वतंत्र विचार होना चाहिए। क्योंकि जहां पे केवल एक को स्वतंत्रता दी जाए और दूसरे को स्वतंत्रता न दी जाए तो वहां पे दोनों गुलाम होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि एक दूसरे को दबा के रखता है और दूसरा दब के रहता है। तो जो शोषित वर्ग है, चाहे वो महिला हो या फिर और कोई हो, उसको अपने हक, अपना अधिकार कैसे प्राप्त करना है, इसके लिए उसके वो जागरूक होना जरूरी है। क्योंकि जो हमारा संविधान होता है वो सभी को समान अधिकार देता है, चाहे वो विषम लैंगिक हो या फिर समलैंगिक हो। उसको अपने अधिकारों को पता होना बहुत जरूरी है और स्वतंत्रता भी उसको पूरी तरीके से चाहिए। तो इसी विषय में हम चर्चा करके किसी और से बात करते हैं। तो अब हम इनसे पूछते हैं कि लड़कों को नारी सशक्तिकरण के बारे में क्या पता है। तो इनसे हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण क्या होता है? मैं नारी सशक्तिकरण के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन पुरुष सशक्तिकरण के बारे में 4 लाइनें जरूर कह सकता हूँ। अच्छा ठीक है, आप पुरुष सशक्तिकरण के बारे में ही बता दीजिए, क्योंकि प्राचीन काल से तो पुरुषों पे कोई ऐसा अत्याचार तो नहीं हुआ है। फिर भी ऐसे कुछ कभी कभी स्थितियां आ जाती हैं जहां पर महिलाओं के द्वारा पुरुषों को भी शोषित किया जाता है। तो ठीक है, बताइए आप पुरुष सशक्तिकरण क्या होता है? पुरुष सशक्तिकरण का अर्थ है पुरुषों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचना और समाज में उनकी सकारात्मक भूमिका को निभाने के लिए सशक्त बनाना। अच्छा, आपसे ही प्रश्न है कि ये बताइए कि अगर एक समाज है, समाज में जहाँ पे लोगों का समूह इकट्ठा होता है, वहां पे महिलाएं और पुरुष दोनों होते हैं, तो आप इसमें ये बताइए कि उसमें से शोषित वर्ग कौन ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा किसके अधिकारों को दबाया गया? महिलाओं के अधिकारों को। तो आपको लगता है कि जो नारी सशक्तिकरण है इसको बढ़ चढ़ के लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए? तो आपको इसके बारे में जानना है कि नहीं?
हाँ, जानना है, ताकि हम जो हमारी बहनें हैं या फिर आने वाली जो हमारी पीढ़ियां होंगी उनको उसका समान अधिकार हम दे सकें। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना है, नारी सशक्तिकरण के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, अब और कुछ लड़कियों से पूछते हैं कि उनका इसके बारे में क्या विचार है। तो आप बताइए कि नारी सशक्तिकरण के बारे में आपको क्या जानकारी है। नारी सशक्तिकरण का अर्थ होता है नारी को शक्ति प्रदान करना, महिलाओं के सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देना और आगे बढ़ाने में सहायक है। महिलाओं के पास पुरुषों के प्रति समान अधिकार होना चाहिए ताकि वह समाज में स्वयं का निर्भर ले सकें। आपको नहीं लगता है कि नारियों को उनका अधिकार दिया जा रहा है? अब तो दिया जा रहा है, पर पहले नहीं दिया जा रहा था। लेकिन गांव में अभी भी ऐसा है कि गांव में लगता है कि आपको उनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिलती है? नहीं। इसलिए हमको किसकी जरूरत है? नारी सशक्तिकरण की। नारी सशक्तिकरण के बारे में बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे हम आते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे इनसे बात कर लेते हैं कि इनको क्या पता है। तो आप बताइए, आपको जो भी जानकारी हो आप बता सकते हैं। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। यह महिला सुरक्षा को बढ़ावा देता है। यह महिलाओं को अपने निर्णय स्वयं लेने की अनुमति देता है। यह समाज में लैंगिक असमानता को भी घटाता है। बहुत अच्छे। क्यों सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ी? अभी भी ऐसा बहुत सारी जगह पे है कि हमको सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ रही है, नारी सशक्तिकरण की। अभी कोई बता सकता है कि क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी? इसके बारे में आप बताइए जो भी पता है। आज समाज में नारी सशक्त भूमिका निभा रही है, परंतु नारी सशक्तिकरण तभी सार्थक है जब महिलाओं को अपने निर्णय लेने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिलेगी। और इसके बारे में आप बताना चाहती हैं? नारी आत्मनिर्भर कैसे बने? नारियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें जागरूक करना चाहिए। तो जागरूक कैसे करेंगे, ये बताइए कि जागरूक कैसे करेंगे? शिक्षा का प्रचार करके। बहुत अच्छे। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, और ऐसे ही तथ्यों के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप उसके बारे में कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। क्योंकि आप जब तक खुद ही जागरूक नहीं रहेंगे तो आप अपने अधिकार की मांग अपने माता पिता से कैसे कर सकते हैं? या फिर ये जो समाज है ये अभी भी लड़कियों को असहज और कमजोर श्रेणी में ही रखता है, कि ऐसा लगता है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। जब उनको मौका मिला है तो उन्होंने रसोइया से लेकर अंतरिक्ष तक यात्रा की है। उनको अगर कोई भी काम दे दिया जाए तो वो इतना समर्थ हो जाती हैं वो पूरी तरीके से वो काम करने में। तो ऐसे ही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इनसे पूछते हैं कि ये क्या जानती हैं इसके बारे में। तो आप बताइए। हाँ, जितना पता है उतना बताइए। स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है, अर्थात स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया है। इस सृजन की शक्ति को विकसित परिष्कृत कर इसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता का सुअवसर प्रदान करना ही नारी सशक्तिकरण का आशय है। बहुत अच्छे। इन्होंने बताया कि प्रत्येक महिलाओं को सामाजिक व्यवस्था में समान अधिकार मिलना चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था यानी राजनीति में समान अधिकार मिलना चाहिए। अभी भी अगर हम अपने संसद में देखेंगे तो वहां पे महिलाएं बहुत कम हैं, जबकि इस देश की आधी जनसंख्या को महिलाएं ही लेके चल रही हैं। फिर हर क्षेत्र में महिलाएं 50% क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जो समाज में प्राचीन काल से बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने अधिकार को जाना भी है और उन्होंने उसका पुरजोर समर्थन भी किया है। और अच्छा, हम यहाँ पे ये प्रश्न करना चाहते हैं कि जो नारी को दबाया गया या फिर उसके अधिकारों का हनन किया गया, इसमें हम कारण किसको मानते हैं? पुरुष को मानते हैं। तो क्या कुछ मात्रा में महिलाएं इसमें जिम्मेदार नहीं है? महिलाएं भी इसमें जिम्मेदार हैं, क्योंकि महिलाएं भी चाहती हैं कि हमको ऐसा पति मिले जो कमाने वाला हो और हमें कमा के खिलाए। तो इसलिए वो घर में बैठी रहती हैं, रसोइयां संभालती हैं। क्या हम अपने घर में ऐसा नहीं देखते हैं? देखते हैं, ज्यादातर हिस्सों में ऐसे देखते हैं कि हम जो महिलाएं होती हैं वो बाहर नहीं निकलना चाहती, वो पुरुषों की तरह काम करना नहीं चाहती। तो जहां तक बहुत ज्यादा भागीदारी तो पुरुषों की है कि उन्होंने महिलाओं को दबा के रखा, लेकिन इसमें कुछ प्रतिशत हम मान सकते हैं कि महिलाओं की भी भागीदारी है। अगर हम नारी शोषण के लिए, नारी के अधिकारों को दबाने के लिए पुरुष को जिम्मेदार मानते हैं तो क्या सभी पुरुषों को इस पृथ्वी से समाप्त कर देना चाहिए? नहीं, समाप्त नहीं करना, लेकिन उनके सोच को बदलना चाहिए। बहुत अच्छे। हमको पुरुषों को समाप्त नहीं करना चाहिए बल्कि उनके सोच को बदलना चाहिए। ऐसे कौन से पुरुष हैं
जिन्होंने नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया है या फिर नारियों के जीवन का उत्थान किया है? आप किसी ऐसे महापुरुष का नाम बता सकते हैं? कौन बता सकता है? स्वामी विवेकानंद जी हैं और राजा राम मोहन राय भी हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विनोबा भावे भावे, ऐसे अनेकों महापुरुष हैं जिन्होंने नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया और महिला समाज में समाज में महिलाओं की आवाज को बुलंद किया। बहुत अच्छे। अगर पुरुषों के द्वारा महिलाओं के अधिकार को दबाया गया है तो सबसे पहले महिलाओं के अधिकार को प्राप्त करवाने के लिए और उनको सशक्त बनाने के लिए पुरुष ही सबसे ज्यादा आगे आए हुए हैं। तो आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं जिसमें किसी महिला ने महिला के बारे में या महिला के विषय में बहुत कुछ किया हो? ऐसा है कोई बता सकता है? कोई ऐसी महिला जिसने महिलाओं के लिए कुछ किया हो, लड़कियों के लिए कुछ किया हो? क्या नाम है, बताइए तेरे से। सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले को हम अपने भारत की सबसे पहली महिला शिक्षक मानते हैं। उनके पति का नाम बता सकते हैं? ज्योतिबाई फुले। ज्योतिबाई फुले। तो सावित्रीबाई फुले के साथ अगर ज्योतिबाई फुले, यानी वो भी पुरुष हैं, अगर वो न होते हैं तो क्या सावित्रीबाई फुले जितनी सारी पहले लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए थे तो क्या खुलता? नहीं खुलता ना। इसका मतलब ये है कि हमको अपने समाज से पुरुषों को अलग नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती हैं जहां पे पुरुष के द्वारा महिलाओं के अधिकारों को दबाया जाता है, हनन किया जाता है। तो वहां पे कमेंट में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो कमेंट में करती हैं किल द ऑल पर्सन, किल द ऑल मैन, यानी सभी पुरुषों को मार दिया जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि सभी पुरुषों को मार दिया जाए। इससे अच्छा है कि हम पुरुषों के सोच, जो वैसे विचार है महिलाओं के विषय में लेकर, उनके विचारों को हमको क्या करना चाहिए? बदल देना चाहिए। ये बदलेंगे क्यों? क्योंकि हमारे घर में भी पुरुष हैं, महिलाएं हैं। तो महिलाओं के अधिकारों को बताने के लिए हम अपनी मम्मी को बता सकते हैं, माँ को बता सकते हैं, अपने बहन को बता सकते हैं। और पुरुष यानी हमारे पापा या फिर चाचा या फिर भाई, वो अपने अधिकार का दोहन न करें और महिलाओं को न दबाएं। ये भी हमारा अधिकार बनता है कि हम भी उनको बताएं कि हम भी एक इंसान हैं। हमें इंसान की नजरों से देखिए, लड़की की नजर से मत देखिए कि हम लड़कियां हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा जरूरी हो जाता है कि हमें भी बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाए, हम पर विश्वास किया जाए कि हमको जब जब भी मौका मिलेगा तब हम लड़कों की बराबरी जरूर करेंगे और उनसे भी आगे जाएंगे, क्योंकि हमें भी सामर्थ्य है वो करने की। तो ये चीजें हम क्या करेंगे? जानेंगे। तो थोड़ा सा और हम विचार इस पर करते हैं। तो आप बताइए, जो पता है वो बताइए। देश, समाज और परिवार के लिए महिला सशक्तिकरण बेहतर जरूरी है। देश, समाज और परिवार के हदों को पीछे छोड़ने के द्वारा फैसले, अधिकार, विचार को। तो क्या आप अपने घर में फैसले ले सकती हैं? हाँ। बहुत अच्छे, ठीक है। आओ हम और थोड़ा लड़कों से पूछते हैं कि उनको क्या पता है इनके बारे में। आप बताइए, आपको क्या पता है नारी सशक्तिकरण के बारे में? नारी सशक्तिकरण के बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन हमको पुरुष सशक्तिकरण के बारे में पता है। ठीक है, आप पुरुष सशक्तिकरण के बारे में ही बताइए। पुरुष सशक्तिकरण का अर्थ है पुरुषों की अपनी पूरी क्षमता तक समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाने पुरुष सशक्तिकरण कहलाता है। अच्छा, आप कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं जहाँ पे पुरुषों को दबाया गया हो? किस ऐसी कौन सी प्रथा है जिसमें पुरुषों को गलत तरीके से महिलाओं के द्वारा भसाया जाता है? क्या कोई ऐसा क्षेत्र आप बता सकते हैं? दहेज प्रथा में वैसे पुरुष ही लेते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो दहेज नहीं लेते हैं। फिर भी कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो दहेज प्रथा दहेज लेने के लिए पुरुषों के क्या कर देती हैं? आरोप लगा देती हैं। तो वहां पे पुरुषों को भी अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम पुरुषों के बारे में बात करें तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि अगर तलाक हो जाए ना, पुरुष महिला में तलाक हो जाए, चाहे महिला तलाक दे या फिर पुरुष तलाक दे। ज्यादातर माना जाता है कि पुरुष ही तलाक देते हैं, लेकिन तब वहां पे कंपनसेशन के रूप में उस महिला को जिसको तलाक दिया गया है, उस महिला को कंपनसेशन के रूप में पैसे देते हैं। कौन? पुरुष देते हैं, जो पति नहीं होते हैं। तलाक होने के बाद वो पैसे देते हैं। तो अगर हम नारी सशक्तिकरण के बारे में बात करें तो क्या नारी तलाक लेने के बाद, महिला तलाक लेने के बाद, क्या वो अपने दम पर खड़ी नहीं हो सकती? तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं ना कि यहाँ पे ये जो कंपनसेशन का मामला है, बहुत सारे हमने सुना भी है कि अभी 2025 में ही 2-3 ऐसे कृतकार्य हुए जहां पे देखते हैं कि बहुत सारे पुरुष आत्महत्या कर लिए। किसके चक्कर में? यही कि पैसे नहीं मिल रहे हैं तो उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है। बहुत सारे ऐसे कानून बने हैं जो महिलाओं के पक्ष में हैं, तो महिलाएं उसका गलत इस्तेमाल करके कुछ महिलाएं इसका गलत इस्तेमाल करके वो उनसे पैसे ऐंठते रहते हैं। तो ये भी हम पर क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। हमको देखो, अगर हम लड़के हैं तो हमको लड़कियों के बारे में भी सोचना है।
कि उनका क्या अधिकार है। अगर हम लड़कियां हैं तो हमको लड़कों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो हमको बायस्ड नहीं रहना है। बायस का मतलब होता है कि अगर हम लड़की जात के हैं तो हम केवल लड़कियों के ही लिए आवाज उठाएंगे। अगर वहां पे लड़का भी कोई परेशानी में है तो हमको लड़के के साथ रहना है। अगर लड़कियों को कोई परेशानी है, वहां पे उनको अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो वहां पर क्या जरूरी है कि वहां पर लड़कियां लड़कों के साथ रहें। तो बायस्ड नहीं रहना है। ऐसे समझिए आप, हम एक इंसान हैं, हम 50% जनसंख्या से बिना बात के नहीं रह सकते हैं। अपने विचारों का आदान प्रदान करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छी चर्चा की नारी सशक्तिकरण के बारे में। अभी कोई छूटा है? अच्छा हाँ, इनसे भी हम थोड़ा बात करते हैं, इनको क्या मालूम है इसके बारे में। नारी सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को शिक्षा, समान अधिकार, आत्मनिर्भर और निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना। एक सशक्त नारी ही समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। पुराने समय में महिलाओं को अनेक अनेक प्रकार के बंधनों से जकड़ा गया था, लेकिन आज शिक्षा और सरकारी योजनाओं ने उनकी स्थिति को सुधारने में मदद की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना और महिला आरक्षण जैसी योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं। बहुत अच्छे। इनसे एक बात निकल के आई कि बहुत सारी कुप्रथाएं ऐसी थी जो केवल महिलाओं के लिए किया गया। तो ऐसी कुप्रथाएं कितनी हैं, आपको कौन बताना चाहेगा? ऐसी, अच्छा आप एक कुप्रथा का नाम बताइए और वो क्या है उसके बारे में बताइए। सती प्रथा। सती प्रथा। तो सती प्रथा क्या है ये बताइए। जब थोड़ा तेज। जब किसी औरत का पति मर जाता है तो उसके चिता पर उसे जिंदा जला दिया जाता है, इसी को सती प्रथा कहते हैं। बहुत अच्छे। सती प्रथा ये ऐसी है, आप सोच के थोड़ा सा देखिए, आप डर जाएंगे। आपका हाथ जब थोड़े से अग्नि में जल जाता है तो कितना दर्द महसूस होता है। आप सोचिए कि सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा है, कु माने बुरी प्रथा है। जब उनके पति मर जाते थे तो उनको क्या किया जाता था कि जिंदा उनके साथ, उनके लाश के साथ क्या किया जाता है, जला दिया जाता था। तो ये कुप्रथा हटाई गई। और किसी कुप्रथा का नाम बताइए, आप बताइए। भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या क्या? भ्रूण हत्या तो दो हो सकते हैं, एक मादा भ्रूण हत्या, एक नर भ्रूण हत्या। तो किस भ्रूण हत्या के बारे में बात कर रही हैं आप? मादा भ्रूण हत्या। मादा भ्रूण क्या होता है? मादा भ्रूण हत्या मतलब जब औरतें गर्भवती होती हैं तो उनके गर्भ में ही बच्चियों को मार दिया जाता है, जिसे भ्रूण हत्या कहते हैं। बहुत अच्छे। तो कैसे पता चलता है कि गर्भ में वो बच्ची ही है? अल्ट्रासाउंड द्वारा पता चलता है। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता चलता है तो उसमें क्या होता है कि हाँ ठीक है, लेकिन हम 3 महीने के बाद ही पता कर सकते हैं प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद ही हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता कर सकते हैं कि जो पेट में बच्चा पल रहा है वो लड़की है या फिर लड़का। लेकिन तब उस समय गर्भपात करवाना हानिकारक होता है। ठीक है, मतलब 12 सप्ताह के पहले अगर एबॉर्शन करवाया जा रहा है तो महिला के लिए क्या होता है, सही माना जाता है। लेकिन 12 सप्ताह मतलब 3 महीने। तो 3 महीने के बाद जब हम ऐसा करवाएंगे तो वहां पे क्या होता है कि डॉक्टर उसको इनकार कर देते हैं कि आप एबॉर्शन नहीं करवा सकते हैं। तब उसके पहले कैसे पता किया जाता है? क्योंकि तब तो जन्मांगों का विकास हो जाता है, वहां पे अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम कंप्यूटर में देख के बता देते हैं कि महिला या पुरुष। लेकिन उसके पहले एक विधि होती है जिसको हम उल्बवेधन हिंदी में बोलते हैं, एमनियोसिंटेसिस होता है। ठीक है, क्योंकि जब शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है तभी पता चल जाता है कि इससे बनने वाला जो बच्चा होगा लड़का होगा कि लड़की। तो उस समय क्या होता है कि मादा के कोई भी महिला है अगर वो गर्भवती है तो उसके भ्रूण से, मतलब उसके गर्भावस्था से, गर्भ से क्या किया जाता है, इंजेक्शन के द्वारा एक फ्लूइड निकाला जाता है। ठीक है, और उस फ्लूइड में उस बच्चे की कोशिकाएं भी होती हैं। तो उस कोशिकाओं का कम से कम 1 हफ्ते तक अध्ययन किया जाता है लैब में। अगर उनमें XX दिख गया, अगर XX दिख गया तो वो लड़की होगी, और अगर XY दिख गया तो लड़का होगा। तो वहां पे गुणसूत्रों से हम पता कर सकते हैं, जिसको एमनियोसिंटेसिस कहते हैं अंग्रेजी में। एक प्रक्रिया होती है जिससे कि क्या किया जाता है, लिंग का परीक्षण किया जाता था गर्भावस्था में ही। तो ये तब इसे रोक दिया गया, जबकि एमनियोसिंटेसिस एक बढ़िया चीज के लिए इसको विकसित किया गया था कि अगर किसी को अनुवांशिक विकार है तो उसको ठीक किया जा सके। लेकिन उसका गलत इस्तेमाल किया जाने लगा, मादा भ्रूण हत्या होने लगी। इसलिए अभी भी हमारी जनसंख्या में देखेंगे तो आपको पता है कि हमारी जनसंख्या में अगर हम 140 करोड़ हैं तो महिलाएं कितनी होनी चाहिए? अगर कुल जनसंख्या भारत की 140 करोड़ है तो महिलाएं कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए ना, 70 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन आपको पता ना होगा कि हमारे देश में महिलाएं केवल 65 करोड़ हैं। 5 करोड़ महिलाएं कहां चली गई? 5 करोड़ महिलाएं मादा भ्रूण हत्या की वजह से गायब हैं। तो क्या आतंक नहीं है ये? तो आतंक वही नहीं है जो बॉर्डर के बाहर से हो रहा है। आतंक ये भी है कि हमने पेट में ही 5 करोड़ स्त्रियों को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। 5 करोड़, देखो
किसी देश की जनसंख्या मतलब बहुत सारे देश मिलाकर इतनी जनसंख्या नहीं बना सकते हैं, हमने पूरा देश एक हिसाब से समाप्त कर दिया है। तो ये कुप्रथाएं हमारे देश में चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं, इसीलिए ये जरूरी है हमें जानना इसके बारे में। और कोई कुप्रथा है, कोई बताएगा? बताओ। बाल विवाह। बाल विवाह। बाल विवाह क्या होता है? बाल विवाह जब लड़कियां छोटी रहती हैं तो उनकी शादी हो जाती है। उनकी शादी, बहुत अच्छे। बाल विवाह भी एक कुप्रथा है, क्योंकि महिलाएं जब लड़कियां जब परिपक्व नहीं होती जननात्मक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, तभी उनको प्रेग्नेंट होना पड़ता है, और वो उनके शरीर के लिए कितना हानिकारक हो सकता है शायद हम नहीं जानते हैं। अभी भी बाल विवाह बहुत सारे क्षेत्रों में हो भी रहा है, तो बाल विवाह भी एक प्रकार की कुप्रथा ही है। वैसे ही नगर वधू भी आप जानते हैं। नगर वधू का मतलब मैंने बताया था कि एक प्रकार की वैश्या के रूप में देखा जाता था, महिलाएं ही उस नगर वधू का काम करती हैं, यानी उस पूरे नगर का सेवा करना। किस हिसाब से आप समझ सकते हैं नगर वधू क्या होता है। और ऐसे ही कुछ और चीजें हैं, कुप्रथाएं, जिसके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो बहुत लंबा वीडियो बन सकता है। तो यहाँ पे हमने समझा कि नारी सशक्तिकरण सही मायने में क्या होता है। आजकल नारीवाद भी चल रहा है, आपको पता है, फेमिनिज्म। फेमिनिज्म यानी नारीवाद का भी मतलब होता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देना, ये नारीवाद होता है। और नारी सशक्तिकरण का मतलब होता है नारियों को हर क्षेत्र में उनको समान अधिकार देना, उनको सशक्त बनाना, और ताकि वो अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकें। ठीक है, तो क्या सभी को अपना उसका अधिकार अगर दे दिया जाए, अगर सभी को उनका अधिकार दे दिया जाए, तब भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे वो अपने अधिकार का गलत उपयोग करते हैं, क्योंकि उनको अपना कर्तव्य पता नहीं होता है। तो कर्तव्य जानना भी जरूरी है कि हमारा कर्तव्य क्या है, कि हम जहां पे हमको समान अधिकार दिया गया है पुरुषों के बराबर, या पुरुषों के महिलाओं के बराबर जहां पे अधिकार दिया गया है, वहां पे हमें अपना कर्तव्य भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमने बात की। जैसे कि अगर हम जागरूक नहीं है, हम शिक्षित नहीं है, हम जानकार नहीं, समझदार नहीं है, तो हमको अधिकार दे दिया गया वैसा, जैसे कि किसी बंदर के हाथ में तलवार। अब बंदर के हाथ में तलवार है तो वो क्या करेगा, इधर उधर चाहे जैसे हाँकेगा, किसी को भी चोट लग सकती है। जिस प्रकार से बंदर के हाथों में तलवार दे दिया गया, उसी प्रकार से पहले तो बंदर ही क्या कर रहा था, अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा था। अब उसमें बंदरिया को भी तलवार दे दिया गया, बिना उसको सोचे समझे, बिना जागरूक किए। तो जिस प्रकार से पुरुषों के पास था उसी प्रकार से महिलाओं के पास भी आ गया। तो अब दोनों साथ में तलवार हाँकेंगे और ज्यादा चोट पहुंचेगा। तो इससे जरूरी क्या है कि हमको जो अधिकार मिल रहा है, सही मायने में उसका अधिकार क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये कैसे प्राप्त होगा, ये हमें स्कूलों से नहीं प्राप्त हो सकता। हम केवल स्कूलों में क्या प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जिसका हम जीविकोपार्जन कर सकें। न हम पढ़ाई इसलिए ही कर रहे हैं ना ताकि अच्छी नौकरी मिले, कि केवल ज्ञान के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा पहला उद्देश्य उसमें होता है कि हम नौकरी पा सके, अच्छे पैसे कमा सकें। ठीक है, इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन इसके साथ हमें यह भी जानना जरूरी है कि आत्मज्ञान भी एक चीज होता है। आत्मज्ञान को भी जाने कि हम क्यों लालच में पड़ जाते हैं, भेड़ों की चाल चलते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारी काम वासना हमारे अंदर जागृत हो जाती है, हम ईर्ष्या करते हैं बहुत सारी जगहों पर। तो इसी को जानने के लिए आत्मज्ञान का होना बहुत जरूरी है, इसलिए अध्यात्म होता है। ठीक है, तो अध्यात्म जानने के लिए हमको ऐसे महापुरुषों की जीवनी को पढ़ना चाहिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन में वो चीज प्राप्त किया और एक किताब में रख दिया। ठीक है, लिख दिया, ताकि वो ज्ञान जो हमने अपनी पूरी जिंदगी में प्राप्त किया, हमारी आने वाली पीढ़ी उसको 1 महीने में 10 दिन में जी ले। आप जब कोई किताब पढ़ते हैं तो आप उसको जी रहे होते हैं। कोई कहानी पढ़ रहे हैं, आप वहां पे अपने आप को किरदार रख के देखिए, तो ऐसा लग रहा है कि हम उस जीवन को जी रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही महापुरुषों की किताबें जो हैं, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हम उस जिंदगी को जिएंगे। तो अगर हम 100 महापुरुष की किताब पढ़ेंगे तो हम एक जिंदगी में 100 जिंदगियां जी लेंगे। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए किताब जरूरी है। आपका जो भी स्कूल का किताब है उसको भी आप मन लगा के पढ़िए, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी किताब, आप कहीं जाइए अपने पॉकेट मनी से पैसे बचाकर कुछ किताब ले लीजिए, कुछ महापुरुष की किताब ले लीजिए, भगत सिंह की किताब ले लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुछ किताब ले लीजिए। ठीक है, और उसी प्रकार गांधी जी के द्वारा भी किताबें लिखी गई हैं। ऐसे महापुरुषों की किताबें ढूंढ कर हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अभी आचार्य प्रशांत जिसको मैं सुनता हूँ, उनकी भी किताबें बहुत ज्यादा हैं, और वो भी समाज में परिवर्तन का एक कारण है। तो उनके बारे में भी हम क्या करते हैं, उनकी किताबों का भी अध्ययन कर सकते हैं। उन्होंने सही मायने में नारी सशक्तिकरण के बारे में समझाया है, सही मायने में क्या महिलाओं को जो अधिकार देना चाहिए वो भी बताया है। तो इसी बात पर हम क्या करते हैं कि अपने इस टॉपिक को समाप्त करते हैं।
अब ऐसे ही कुछ और विचारात्मक तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।